नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां पर हम सृजन के पद्य भाग का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम अध्याय 6 में शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शमशेर बहादुर सिंह के कवि परिचय को जान लेते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में तथा बाद में इनकी जो शिक्षा हुई थी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। ये हिंदी और उर्दू के विद्वान हैं, तो ये अपने आप को हिंदी उर्दू का दोआब भी कहते हैं। उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन किया है। ये प्रयोगवाद व नई कविताओं के प्रमुख कवि हैं। ये कविताओं में नए नए प्रयोग करने के पक्षधर हैं। इनको बिंब धर्मी कवि भी कहा जाता है। इन्होंने कविता में नए बिंबों का प्रयोग किया है जो परंपरा से कुछ हटकर हैं। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक 1951 के प्रमुख कवि हैं। इन्हें साहित्य अकादमी व अन्य कई पुरस्कार मिले। इनकी जो प्रमुख रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं इनके इतने पास अपने चुका भी हूँ नहीं मैं, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। काल तुझसे होड़ है मेरी, इनकी मृत्यु 1993 में हुई थी। अब हम देखते हैं उषा कविता। जो ये उषा कविता है, इसमें कवि ने प्रातःकाल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और इन्होंने इसमें नए प्रतीकों को लिया है जो ग्रामीण परिवेश से है, हमारे परिवेश से मिलते जुलते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोर जिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर कवि ने उषा काल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो पहले हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं, फिर हम इसका अर्थ करेंगे। भोर प्रातःकाल, चौका रसोई घर का फर्श, सिल मसाले पीसने वाला पत्थर, केसर लाल पीले पुष्प के रंग का चूर्ण, खड़िया चौक या सफ़ेद मिट्टी जिससे हम स्लेट पर लिखते हैं, गौर गोरी, देह शरीर, जादू मोहक दृश्य। तो अब हम इसका अर्थ करेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि कह रहे हैं कि जो प्रातः नभ था, रात होने के बाद जब नभ था प्रातः काल में सुबह सुबह, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई नीला शंख हो। अब उसके बाद प्रतिपल यहाँ पर दृश्य परिवर्तित हो रहा है। भोर का नभ, अब हल्का सा उजाला आकाश में छाने लगा है जो राख के रंग जैसा लगने लगा, जैसे कि नीले से हल्का सा आकाश काला काला लगने लगा। तो कैसा लग रहा है वो? राख से लीपा हुआ चौका, ऐसा लग रहा है वो भोर वाला नभ जैसे कि रसोई घर के फर्श को राख से अभी अभी लीपा हो, जो अभी गीला पड़ा है। और वो कैसा लग रहा है? जैसे कि वो अभी गीला पड़ा है। तो यहाँ पर बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। एक बहुत ही अच्छा शब्द चित्र है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई है। अब जब प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है परिवेश, तो अब क्या हुआ है? अब काले आकाश में हल्की सी लालिमा दिखने लगी है। तो कवि क्या कह रहा है यहाँ पे कि अब आकाश ऐसा लग रहा है जैसे कि काली सिल, जो चटनी पीसने का पत्थर होता है काले रंग का, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको लाल केसर के रंग से धो दिया गया हो, या फिर स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, या फिर किसी शरारती बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक को मल दिया हो। तो ये आकाश का दृश्य दिख रहा है क्योंकि उसमें हल्की हल्की लालिमा छा रही। तो आकाश का रंग काला है, लेकिन उसमें जो सूर्य की लालिमा दिखाई दे रही है, तो उसके लिए दो प्रतीकों का प्रयोग किया है यहाँ पर। एक तो काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो, और स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया चौक मल दी हो।
नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब आकाश में धीरे धीरे जो लालिमा थी वो हल्की हल्की अब पीली होने लगी है, क्योंकि अब सूर्योदय होने ही वाला है। तो अब कवि ने क्या कल्पना की है कि अब ऐसा लग रहा है जैसे कि नीले जल में, अब आकाश कैसा है, नीला आकाश है, उसमें किसी रमणी की, किसी सुंदर स्त्री की गोरी देह झिलमिला रही हो और हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का। अब इस उषा काल का जो मनमोहक दृश्य है वो समाप्त हो रहा है। जादू टूटना मतलब समाप्त होना। सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कवि ने नए बिंबों का प्रयोग किया है। पहला तो है आकाश नीले शंख के समान लग रहा है, फिर कैसा लग रहा है, राख से लीपा हुआ चौका लग रहा है जो अभी गीला पड़ रहा है, या फिर उसके बाद कैसा लगता है, बहुत काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो, या फिर स्लेट पर लाल खड़िया चौक को मल दिया गया हो, या फिर नीले जल में किसी गोरी स्त्री की देह झिलमिल कर रही हो, हिल रही हो, और फिर उसके बाद सूर्योदय हो जाता है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि प्रातः का आकाश एक गहरे नीले रंग के शंख के जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भोर होने पर वह राख के लिपे हुए चौके जैसा हो गया जो किसी रसोई घर के समान लग रहा है, और वो अभी गीला पड़ा है। क्या पड़ा है, वो अभी गीला पड़ा है। गहरे नीले या काले आकाश में उषाकालीन लालिमा ऐसी लग रही है कि मानो कोई काली सिल लाल केसर मिले पानी से धो दी गई हो, या किसी ने लाल रंग की खड़िया या चौक को स्लेट पर मल दिया गया हो। सूर्योदय से पूर्व के आकाश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा और झिलमिलाता शरीर हिल रहा है। सूर्य के उदय होते ही आकाश का यह उषा काल का जादू अदृश्य हो जाता है, जादू टूट जाता है और सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं। विशेष देखते हैं। प्रातः नभ के लिए रंगों का चयन वास्तविकता के निकट है। पहले कवि ने नीला रंग बताया है, फिर लाल रंग बताया है, आकाश का काले रंग बताया है, राख के जैसा रंग बताया है, और फिर रमणी की गोरी देह वाला रंग बताया। तो यहाँ पर देखा कि रंगों को कविता में कवि ने बिखेर ही दिया है। कवि की उपमाएं नए प्रयोग हैं, ये परंपरागत प्रतीक नहीं है, सारे नए प्रयोग किए गए हैं जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है। कभी कहता है अभी आकाश ऐसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है। तो ये कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा और संदेह। या तो वो ऐसा लग रहा है या वो ऐसा लग रहा है, तो संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल व वर्णन शैली बिंब अंकित करने वाली है, शब्द चयन विषय के अनुरूप है। तो बच्चों, उषा कविता आपको समझ में आई होगी। तो अब हम अगले वीडियो में उषा कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।